स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है समीर कुलकर्णी और मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ एज अ पार्ट ऑफ अवर नीट सिलेबस। आप जानते हैं हमारा मकसद है नीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट में आप जानते हैं आपको टोटल 10 यूनिट्स आपको स्टडी करने हैं। यू हैव टू स्टडी अ टोटल ऑफ 10 यूनिट्स एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू स्टडी दिस 10 यूनिट्स ऑफ बायोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ बॉटनी सिलेबस। तो आज हम बायोलॉजी के 10 यूनिट्स में से एक यूनिट जो बड़ा विशेष है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो यूनिट है यूनिट नंबर 7, दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इस यूनिट को आज हम समझेंगे। इस यूनिट की अगर बात करते हैं तो इस यूनिट में देयर आर अ टोटल ऑफ 3 चैप्टर्स। अगर आप इस यूनिट को देखें, इट इज़ अ यूनिट विच इज़ इंक्लूडेड इन 12th सिलेबस। 12th सिलेबस को अगर आप देखते हैं तो यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10, ये 5 यूनिट्स जो है ये आपके 12th के सिलेबस से होती है। उसमें से यूनिट 7th जो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इस यूनिट से आज हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए ये चैप्टर बहुत क्रूशियल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत क्रूशियल है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चैप्टर को हमको समझना है बहुत अच्छे से। ये चैप्टर देखिए, बात को समझिए, आप मान करके चलिए हर साल नीट एग्जामिनेशन में 3 to 4 क्वेश्चंस कंपलसरी इस चैप्टर से इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट इज कंसेप्चुअल। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ये पूरी लेक्चर सीरीज जो हमारी चलेगी इस चैप्टर की, इसके साथ बने रहिए अच्छे से। हम जो जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझ के चलिए और जो जो हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं ऐसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप भी उसको नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए चैप्टर को नाम आप जानते हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे बेसिक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। दिस इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ आए तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। ये चैप्टर आपको तभी अच्छे से समझ आ सकता है अगर आपको चैप्टर समझ आया है अच्छे से, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, जो इंक्लूडेड है आपके 3rd यूनिट से, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जानते हैं ना चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, तो वो चैप्टर आपका काफ़ी अच्छे से कंप्लीट होना, आपको समझ आया है ऐसा मान करके आपको इस चैप्टर को समझना है। ठीक है, दिस चैप्टर इज वेरी क्रूशियल and to understand this chapter you need to clear all your concepts from the chapter cell cycle and cell division। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं आज से, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए अच्छे से कि जो टाइटल दिया गया है चैप्टर का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो आज की क्लास में हम हमारे टाइटल को समझने की कोशिश करेंगे। We are going to understand the title of this chapter, Principles of Inheritance and Variation। ठीक है, यूनिट नंबर 7 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन आज से हम शुरू करने वाले हैं। हमने आपको बता दिया है कि आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये इंक्लूडेड है फ्रॉम द यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना जरूरी है व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। सो इट इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो समझना जरूरी है यहाँ पर प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल्स का मतलब बहुत सिंपल है, आप उसको कह सकते हैं सिद्धांत, राइट, या फिर आप जनरलाइज्ड वे में अगर कहें तो किसी चीज को बताने के लिए कोई रूल्स है ना, तो यही होता है प्रिंसिपल्स का मतलब, सिद्धांत, राइट, या फिर रूल्स।
किसके किसके सिद्धांत, किसके रूल्स? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। या फिर एक और भाषा में अगर हम कहें, जेनेटिक्स इज नथिंग बट व्हाट? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम ये कहेंगे कि इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हमको बहुत अच्छे से समझनी है यहाँ पर इस चैप्टर में। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इन दो टर्म्स का बेसिकली मतलब क्या है, क्योंकि हमने कहा कि ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इनहेरिटेंस को। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए हमारे चैप्टर में इनहेरिटेंस के साथ एक और टर्म बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। कौन सा है वो टर्म? उसको कहा जाता है हेरिडिटी, दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक और टर्म लेंगे अभी, दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी। ठीक है, बेसिकली आप एक बात आपके दिमाग में डाल लीजिए, इनहेरिटेंस कहिए या हेरिडिटी कहिए, इट इज वन एंड द सेम। ये कोई बहुत अलग अलग टर्म्स नहीं है, दे आर नॉट डिफरेंट टर्म्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों मैंने कहा कि दोनों एक ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले व्हाट द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द प्रोसेस बाय विच देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या कहा हमने? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ट्रांसमिट होते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो हमने कहा, तो स्पेसिफिकली बात करें तो फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, पेरेंट्स से प्रोजेनी की तरफ जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का, जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इट इज इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट इज हेरिडिटी? अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज एक जनरेशन से अगली जनरेशन की तरफ, दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। जो जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको कहते हैं हेरिडिटी। तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी का मतलब क्या लिया जाए? हेरिडिटी इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज नथिंग बट व्हाट? इनहेरिटेंस। प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ही क्या है? हेरिडिटी है। ठीक है, सो ये बहुत क्लोज, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पता चला कि बहुत कम डिफरेंस है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल एक्चुअली। ये पूरे टर्म्स इंक्लूडेड है एक दूसरे के अंदर, इनका मीनिंग बहुत सिमिलर है। सिर्फ फर्क यह है हेरिडिटी में कि हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली कौन से कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा? जेनेटिक कैरेक्टर्स। प्रोसेस वेयर जेनेटिक कैरेक्टर्स दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो ये मीनिंग हुआ किसका? हेरिडिटी का। तो चलिए यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। इनहेरिटेंस, हेरिडिटी जो हमने बोला कि दे आर नथिंग बट सेम। इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, तो ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया इनहेरिटेंस का मतलब हमने आपको बताया, दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, एक ऐसी प्रोसेस जहां पर कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन आने वाली। ओके, सो हेरिडिटी का मतलब क्या बताया हमने आपको? हेरिडिटी मतलब सिंपली इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो ये लाइन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ली गई है। दिस लाइन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 69 अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ये लाइन वहां पर मिलेगी, दैट इज इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस ही बेसिस होती है हेरिडिटी का। ठीक है, तो देखिए इनहेरिटेंस क्या है समझ गए, हेरिडिटी क्या है समझ गए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स से प्रोजेनी की तरफ जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट इज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है इनहेरिटेंस।
तो हमारे चैप्टर में हमको यही सीखना है कि ये प्रोसेस होता कैसे है, हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस. This is we need to understand in our chapter, that is principles of inheritance and variation. फिलहाल तो ये प्रोसेस जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, ये होता कैसे है एक्चुअल में, यही हमको हमारे चैप्टर में हमको सीखना है. ठीक है. फिर हमने आपको बताया हेरिडिटी क्या है. हेरिडिटी इज नथिंग बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. ये होता है हेरिडिटी. फिर हमने आपको तीसरी बात विशेष बताई कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिए, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स की फॉर्म में क्वेश्चन बन सकते हैं कि वेदर इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ट्रू और फॉल्स. तो इट इज ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट बात आपको बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक. एक बात हमने आपको बताई कि जो इनहेरिटेंस है इट इज द बेसिस ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक. देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? यहाँ पर ये जो टर्म इस्तेमाल किया गया है बिगेट्स, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस. मतलब कोई इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीसीज, उसमें वो क्षमता होती है कि वो अपने जैसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है. किसके माध्यम से? रिप्रोडक्शन के माध्यम से. ठीक है. मतलब जो जैसा है वो वैसा ही प्रोड्यूस करेगा. ये बेसिस है किसका? इनहेरिटेंस का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक बिगेट्स लाइक. इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक. यहाँ पर इस बिगेट्स का मतलब क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस. जो जैसा है वो वैसा ही प्रोड्यूस करेगा. एग्जांपल्स देते हैं आपको कुछ, ताकि आप इसको समझ सकें. अगर हम बात कर रहे हैं डॉग्स के बारे में, तो डॉग्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डॉग्स. जैसे डॉग से आते हैं पपीज, राइट. ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन से आते हैं चिल्ड्रन. अगर हम बात कर रहे हैं एलिफेंट की, एज अ एनिमल, ह्यूज एनिमल, तो एलिफेंट से बेबी एलिफेंट्स आते हैं. अगर आप प्लांट की बात करें, मैंगो प्लांट, तो मैंगो प्लांट रिप्रोडक्शन करने के काबिल रखता है, और उससे आने वाली सीड्स कौन सी रहेंगी? मैंगो सीड्स रहेंगी, राइट. तो इसका मतलब एग्जांपल जो हमने आपको बताया अभी, वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. जो जैसा है वो वैसा ही प्रोड्यूस करेगा. एलिफेंट से बेबी एलिफेंट आएगा, डॉग से पपीज आएंगे, ह्यूमन से चिल्ड्रन आएंगे, और मैंगो प्लांट से मैंगो सीड्स आएंगे. ठीक है. तो ये कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है अबाउट इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है, आप अच्छे से समझ गए होंगे. हमको हमारे चैप्टर में समझना यही है कि कैसे, हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स टेक्स प्लेस फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. दिस वाज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी. तो जो बातें हमने आपको बताई आप नोट करके रखिए. जो हमने आपको बताया है, 4 सेंटेंस हमने आपको बताया. सबसे पहले आपको बताया हमने व्हाट इज इनहेरिटेंस, फिर हमने आपको बताया व्हाट इज हेरिडिटी, सिमिलैरिटीज बताई हमने आपको, फिर हमने आपको बताया इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और फिर हमने आपको बताया इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक. चलिए अब बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं. तो इतना तो आप समझ गए कि जब कभी भी अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं ह्यूमंस का, या फिर एलिफेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, या डॉग्स का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी की तरफ. तो अब ये देखते हैं कि डॉग से पपीज आते हैं, ह्यूमन से चिल्ड्रन आते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती है पैरेंटल जनरेशन में और प्रोजेनी की जनरेशन में. कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हुए दिखाई देते हैं, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, जिस वजह से वो आपस में सिमिलर होते हैं. बराबर. इंसान के बच्चे इंसानों की तरह दिखते हैं, डॉग्स की नेक्स्ट जनरेशन जो होती है पपीज, वो डॉग्स की तरह अपीयर होती है. एलिफेंट की नेक्स्ट जनरेशन दैट इज बेबी एलिफेंट, वो एलिफेंट की तरह नजर आती है, जिस वजह से हम पहचान सकते हैं उनको कि वो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है. तो जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, क्या ये सारे के सारे कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं? क्या ये नेक्स्ट जनरेशन जो हम बात कर रहे हैं हम, क्या वो कंप्लीटली सिमिलर होती है अपने पेरेंट्स से? नहीं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं. तो वो डिफरेंसेस को क्या कहते हैं? वे डिफरेंसेस जो उनको अलग करते हैं एक दूसरे से. हाँ, मानते हैं हम लोग कि काफी हद तक कैरेक्टर्स सिमिलर है, वो उन्हीं की तरह अपीयर होते हैं. क्या वो कंप्लीटली सिमिलर होते हैं क्या? बट नहीं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं. तो क्या कहा जाए, क्या टर्म इस्तेमाल किया जाए उन डिफरेंसेस को? तो हम उस टर्म को इस्तेमाल करेंगे दैट इज वेरिएशन.
टर्म क्या हम कहा हमने, इट इज वेरिएशन, ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज वेरिएशन। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं द कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन है क्या? सो वेरिएशन इज नथिंग बट व्हाट, डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड progeny, differences between parents and progeny, and also among the progenies of the same species individual. So यहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश की है what is variation. Variation क्या है? Differences है. Variation is nothing but what? Differences. किसके बीच में डिफरेंसेस? पेरेंट्स और प्रोजेनीज के बीच में। जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं वो कंप्लीटली सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो डिफरेंसेस जो नजर आते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनीज, तो उन डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशन। लेकिन वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स और प्रोजेनीज में नहीं होते, बल्कि अमंग द प्रोजेनीज, आपस में, प्रोजेनीज जो है आपस में, हो सकता है वो सिबलिंग्स हो सकता है वो भाई बहनें हो, बहुत सारी जनरेशन, बहुत सारी प्रोजेनीज दिखाई देती है, ठीक है। तो वो बहुत सारी प्रोजेनीज में आपस में भी डिफरेंसेस नजर आते हैं जो बिलोंग करते हैं एक ही स्पीसीज से, राइट। एग्जांपल के तौर पे अगर डिस्कस करें, किसी डॉग ने रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे पपीज को जन्म दिया है, तो वो बहुत सारे पपीज जो है आपस में डिफरेंसेस रखते हैं, क्योंकि वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। वो स्पीसीज कौन सी रहेगी? डॉग की स्पीसीज। तो इंडिविजुअली वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। इन डिफरेंसेस को ही हम कहेंगे वेरिएशन। तो आप समझ गए, वेरिएशन दो लेवल पर देखा जाता है, बिटवीन द पेरेंट्स एंड प्रोजेनीज एंड अमंग द प्रोजेनीज ऑफ द सेम स्पीसीज इंडिविजुअल। तो ये होता है मीनिंग ऑफ वेरिएशन। तो आई होप इट इज क्लियर। वेरिएशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, आपको समझ आ गया है। हमको हमारे चैप्टर में सीखना यही है कि कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है और किस वजह से वेरिएशन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी जो हमने आपको बताई अभी तक। क्या क्या बताया हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया हमारे चैप्टर का, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पर हमको क्या सीखना है, किस तरह से हमको हमारा चैप्टर पढ़ना है, हमने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताने की कोशिश की हमारे टाइटल के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहाँ पर हमने इनहेरिटेंस सिस्टम को समझा, वेरिएशन क्या है हमने उसको समझा। अब इस वेरिएशन को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप क्या कीजिए, पेज नंबर 69 ओपन कीजिए। तो वहां पर लास्ट पैराग्राफ जो दे रखा है, वो लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसको समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 69, लास्ट पैराग्राफ। हम रीड करते हैं कुछ लाइंस और आपको समझाने की कोशिश करते हैं उन लाइंस में क्या लिखा गया है, क्या समझाने की कोशिश की गई है आपको, ठीक है। सो जस्ट ओपन द पेज नंबर 69। तो पेज नंबर 69 अगर आप ओपन करते हैं, लास्ट पैराग्राफ मैं आपको रीड करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। Humans knew from as early as 8000 to 10,000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction। तो पहला सेंटेंस जो है वो बड़ा क्रूशियल है। इंसानों के बारे में बताया गया है कि इंसानों को बहुत पहले से ये मालूम था। बहुत पहले से क्यों कहा हमने? 8000 to 10,000 years ago। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब बहुत पहले की बात हो रही है। इंसानों को मालूम था कि वेरिएशन का कॉज कहीं ना कहीं छुपा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन कौन सा वाला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये बात कोई नहीं मालूम हुई हमको, ऐसा नहीं, इंसानों को इसके बारे में पहले से मालूम था, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, they exploited the variations that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possessed desirable characters। तो देखिए, ये जो बात उनको मालूम थी कि वेरिएशंस का कॉज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ होता है, तो ये बात उन्होंने इस बात को इस्तेमाल किया, उन्होंने इसको यूज किया। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? यूज करना। किस तरह से यूज किया? उन्होंने परफॉर्म की एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, ये अप्रोच का इस्तेमाल किया करते थे पहले के लोग। क्या करते थे वो? बहुत सिंपल तरीके से क्या करते थे, जो बेटर तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं नेचर में,
नेचर में बेटर इंडिविजुअल्स का मतलब क्या, जिनके पास स्पेसिफिक तरह के डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब यूजफुल कैरेक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, हो सकते हैं प्लांट्स, हो सकते हैं एनिमल्स। तो ऐसे कोई भी दो वैरायटीज वो सेलेक्ट करते थे, हो सकता है एनिमल्स के या फिर हो सकता है प्लांट्स के, मान करके चलिए एनिमल्स के, ठीक है। सो दो ऐसे कोई वैरायटीज एनिमल्स के वो सिलेक्ट करते थे, उनके साथ वो ब्रीडिंग परफॉर्म करते थे। ब्रीडिंग का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन ले आना। रिप्रोडक्शन ले आने से क्या होता था, जो नेक्स्ट जनरेशन आती थी, जो प्रोजेनी आती थी नेक्स्ट, तो हो सकता है उनमें वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो सके, मतलब यूजफुल कैरेक्टर्स, क्योंकि दोनों को क्रॉस कराने से जो प्रोजेनी आएगी वो सुपीरियर होगी, वो बेहतर होगी। क्यों, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो दोनों पेरेंट्स के बेहतर कैरेक्टर्स एक ही इंडिविजुअल में आएंगे, बराबर। लेकिन जो बहुत सारे प्रोजेनीज आएंगे, जरूरी तो नहीं कि सारे की सारी प्रोजेनीज में वो यूजफुल कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होंगे। कुछ प्रोजेनीज ऐसी भी रहेगी जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स पजेस नहीं करेंगे, बराबर, जिनके पास वो यूजफुल कैरेक्टर्स दोनों पेरेंट्स के नहीं रहेंगे। तो क्या करेंगे ह्यूमंस उस केस में, जिन प्रोजेनीज के पास वो यूजफुल कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, उनके साथ वो क्या करेंगे, उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे और उनका डोमेस्टिकेशन करेंगे। डोमेस्टिकेशन मतलब उनका पालन पोषण किया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी और उनको अच्छी तरह से ग्रो करके उनसे पूरा का पूरा बेनिफिट डिराइव किया जाएगा। तो ये अप्रोच होती है प्लांट ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग की, मतलब यूजफुल, इंपॉर्टेंट, इंप्रूव्ड वैरायटीज का इस्तेमाल करके डिजायरेबल प्रोजेनीज को आगे चल करके उसको ग्रो करना, उसके साथ काम करना, ताकि वो आगे चल करके उससे बेनिफिट डिराइव किया जा सके। तो ये मीनिंग हुआ है इस बात का, ठीक है। ये सेंटेंस जो हमने आपको रीड करके बताया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, एग्जांपल साहिवाल काउस इन पंजाब। तो इसका एग्जांपल दिया गया है साहिवाल काउस इन पंजाब। पंजाब में एक तरह की ब्रीड होती है काउस की, उनको कहा जाता है साहिवाल काउस। तो ये वो तरह की गाय होती है जिसको एनिमल ब्रीडिंग के प्रोसेस से डोमेस्टिकेट किया गया है बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स पजेस करती है। ये जो मैंने आपको बताया ब्रीफ में, इसके बारे में आप अच्छे से समझने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट में, दैट इज फ्रॉम द यूनिट बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर का नाम होता है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इसमें आपको ये सारी बातें डिटेल में समझाई जाएगी। तो ये कुछ 3 सेंटेंसेस थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। आपको ये बताना चाहते थे हम कि किस तरह से ह्यूमंस को ये नॉलेज पहले से मालूम था कि कैसे वेरिएशन का कॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये वेरिएशन जो है ये नेचुरली जो वाइल्ड पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, वाइल्ड पॉपुलेशन मतलब नेचुरल, ओके, जो नेचुरली इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके बेटर प्रोजेनीज को ह्यूमंस डेवलप किया करते थे बाय प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। तो वेरिएशन क्या है आपको समझ आ गया, इनहेरिटेंस क्या आपको समझ आ गया, कुछ लाइंस का मीनिंग हमने आपको बता दिया। अब कुछ बेसिक टर्म्स की ओर चलते हैं, लेट अस गो टुवर्ड्स सम बेसिक टर्म्स, ठीक है, जो बहुत जरूरी है हमारे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि हम समझ रहे हैं जेनेटिक्स, दैट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो समझना जरूरी है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म है, आप जानते हैं उस पर्सन का नाम, आपने 10th में ऑलरेडी स्टडी किया होगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसिडर किया जाता है ग्रेगोर जोहान मेंडल, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही हैड वर्क ऑन पी प्लांट, इन्होंने कार्य किया था पी प्लांट के ऊपर, इनका पूरा स्टडी जो है वो स्टडी हुआ था ऑन पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट, इसको कॉमनली पी प्लांट कहा जाता है, he had worked on पी प्लांट, ठीक है। ये पी प्लांट के ऊपर उन्होंने कार्य किया था। इसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम, इट्स बॉटनिकल नेम इज पाइसम सटाइवम, जीनस का नाम पाइसम, स्पीसीज का नाम सटाइवम। इस प्लांट को कॉमनली गार्डन पी भी कहा जाता है, दिस प्लांट इज आल्सो कॉमनली नोन एज गार्डन पी प्लांट, ओके, गार्डन पी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जोहान मेंडल, इनके बारे में हमको बहुत सारी चीजों को समझना है हमारे चैप्टर में, ठीक है। ही हैड वर्क ऑन पी प्लांट, पाइसम सटाइवम, गार्डन पी, ठीक है। नेक्स्ट
फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इनका भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किनको रिकॉग्नाइज किया जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज विलियम बटेसन। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, विलियम बटेसन। नोट करके चलिए, देखिए इंपॉर्टेंट है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? विलियम बटेसन। इनको कंसिडर किया जाता है एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ही हैड वर्कड ऑन स्वीट पी। इन्होंने भी अपना कार्य किया था पी प्लांट पर, और वो वैरायटी थी स्वीट पी। सो ही हैड वर्क ऑन स्वीट पी प्लांट। ओके, इसका बॉटनिकल नेम आपको ध्यान रखना है, दैट इज लथाइरस ओडोरेटस। इसका बॉटनिकल नाम होता है लथाइरस ओडोरेटस। बॉटनिकल नेम ऑफ स्वीट पी प्लांट लथाइरस ओडोरेटस। विलियम बटेसन इज known as the father of modern genetics. Father of genetics, Gregor Johann Mendel. Father of modern genetics, William Buteyson. He had worked on sweet pea plant. ठीक है, Lathyrus odoratus, ये बॉटनिकल नेम है इस प्लांट का। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन और भी है। क्यों इनको कहा जाता है इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर डिफाइन किए थे ये जेनेटिक्स को स्टडी करते हुए। Some of the terms he had coined, कुछ टर्म्स इन्होंने कॉइन किए थे। तो वो कौन कौन से टर्म्स थे देखिए, चलिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से टर्म्स उन्होंने दिए थे? सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ जीन, इट वाज गिवन बाय विलियम बटेसन। कुछ और टर्म्स लाइक होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, अलील, इसके अलावा फिलियल जनरेशन, ऐसे कुछ टर्म्स इन्होंने डिफाइन किए थे, कॉइन किए थे। These terms were coined by William Buteyson। तो ये सारे टर्म्स हम हमारे आने वाले क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। देखिए, हमने आपको बताया मीनिंग ऑफ द टर्म्स, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, वेरिएशन का कारण क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या उसका यूज, कब से ह्यूमंस को इसके बारे में मालूम है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये सारी बातें हमने आपको आज की क्लास में बताई। तो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगली बातें हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्टडीइंग।